अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हम लोग ज़्यादा बात करने की तो आदत नहीं है मुझे, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से ही। कार्डियक रिहैबिलिटेशन हमारा लेक्चर है आज जो हम दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्डियक कौन कौन से इशू हो सकते हैं। कार्डियक एनाटमी हमने पढ़ ली हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ ली हुई है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर पढ़ लिए हैं। असेसमेंट कैसे करनी है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम आएंगे रिहैब प्रोग्राम की तरफ। हमने पल्मोनरी रिहैब प्रोग्राम पढ़ लिया है, अब हम कार्डियक रिहैब प्रोग्राम पढ़ेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना, इसको लाइट भी नहीं लेना, इसको गौर से पढ़ें। जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले तो आप डिफाइन ही करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए डेफिनेशन लिखना ज़रूरी होता है, अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अगर नहीं मानगी तो ना लिखें, लेकिन मैं लिखती हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट जाए। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन होती क्या है? इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट टू रीगेन फिजिकल फंक्शन, promoting emotional adjustment, secondary prevention of cardiac events and lead active life। तो इसमें 4-5 कंपोनेंट्स आ गए हैं। एक तो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है, किस लिए? फिजिकल फंक्शन को रीगेन करने के लिए। एक बंदा आपके पास कार्डियक रिहैब में कब आएगा? जब उसके ऊपर कोई कार्डियक इवेंट हुआ है। एमआई हो सकता है, वो बाईपास सर्जरी करा के आया, हार्ट अटैक के बाद आया आपके पास, या ग्राफ्टिंग करा के आया, कुछ भी वो करा के आया है, ठीक है, किसी एक इवेंट के बाद, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपके पास आया रिहैब पीरियड में। तो अब आपने क्या करना है? उसको फिजिकल फंक्शन को रीगेन करना है, इमोशनल एडजस्टमेंट करने। एक बंदा स्ट्रेस में चला जाता है ऐसी कंडीशन से आने के बाद, ठीक है, मौत के मुंह से वापस आया एक बंदा, तो इमोशनल एडजस्टमेंट करना अब उसकी ज़रूरी होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक इवेंट्स के कोई और अगर कोई काजिंग फैक्टर है, लाइक उसके ब्लड प्रेशर है, उसका हाई होता है, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉजेज भी हो सकते हैं, उनको भी प्रिवेंट करना है कि कोई कार्डियक इवेंट ना हो जाए उनकी वजह से। और इन शॉर्ट आपने उसको एक्टिव लाइफ की तरफ लेके आना है एक बंदे को, ठीक है। तो यही तो रिहैब प्रोग्राम का मकसद होता है। सो व्हाट इज़ कार्डियक रिहैबिलिटेशन? कार्डियक रिहैबिलिटेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, एजुकेशन एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। कि इसमें क्या होता है? एक्सरसाइज होती है, एजुकेशन होती है, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। हमने पीछे भी यही बात की, हमने उसके फिजिकल, इमोशनल और जो एक्टिव लाइफ की तरफ उसको लेके आना है, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज करानी होती है, एजुकेशन कर देते हैं उसको उसके बारे में, ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम होता है डिज़ाइन टू इम्प्रूव द फिजिकल इमोशनल कंडीशन ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज़, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद ये है कि इसका काम ये होता है कि बंदे के सिम्टम्स को कंट्रोल करना, ठीक है, एक्सरसाइज की टॉलरेंस बढ़ाना, उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। रिहैब प्रोग्राम के ये मकसद है। 3 कंपोनेंट्स आ गए अब तक यहाँ पे, एक एक्सरसाइज, एजुकेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अब इसका प्राइमरी गोल क्या है कार्डियक रिहैबिलिटेशन का? इनेबल द पार्टिसिपेंट टू अचीव हिज और हर ऑप्टिमल फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड वोकेशनल फंक्शनिंग थ्रू एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल चेंजिंग, ठीक हो गया। उसके बाद WHO ने कार्डियक रिहैब प्रोग्राम को ऐसे क्लासीफाई किया है: सम ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस फेवरेबली द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक है, as well as to ensure the patient the best possible physical, mental and social conditions so that they may be by their own efforts preserve or resume when lost as normal a place as possible in the life of the community। ये वो सारा मैस हो गया, आपको इतनी समझ नहीं आई होगी। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि एक बंदे की डिज़ीज़ को जिसकी वजह से कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं डिज़ीज़ के, ठीक है, तो आपने पहले देखना है कि कॉजिंग फैक्टर क्या थे, ठीक है, कि आपने सम करना है हर वो एक्टिविटीज़ जो कि डिज़ीज़ को कॉज कर सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज टू इंश्योर द पेशेंट द बेस्ट पॉसिबल फिजिकल और मेंटल, कि आपने इंश्योर कराना है उस बंदे को उसकी बेस्ट फिजिकल, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल, कि हमने ये बातें हमने पहले कर ली हैं, ठीक है, कि हमने उसको फिजिकली, सोशली, मेंटली उसको स्टेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी वो बंदा अपनी एफर्ट से आएगा, ठीक है, इस कंडीशन में उसकी जो हमने रिज्यूम करनी है, उसकी जो एफर्ट्स हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो लॉस हो गई हैं उनको हमने रिज्यूम करना है, जो रह गई हैं उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है, नॉर्मल जितना हम उसको कर सकते हैं उतना करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को दोबारा पढ़ें: सम ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस फेवरेबली द अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिजीज़, ठीक है, हर वो एक्टिविटी जो कॉज को अफेक्ट करेगी आपने वो उस बंदे को करानी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें उसकी कॉज थी स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से उसको इशू है, आपने वो एक्टिविटी को अफेक्ट करना है कि उसकी स्मोकिंग ख़त्म करो,
ठीक है, उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, उसके वो सीडेंटरी था, इस वजह से उसको ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है। हर वो कॉजिंग फैक्टर जो है उस पर कोई भी एक्टिविटी जो अफेक्ट करेगी आपने वो करानी है। एक्सरसाइज रोल प्ले कर सकते, जो भी कर सकते हैं आपने वो एक्टिविटीज़ करानी है। किस लिए करानी है? उसकी बेस्ट फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशन को इंश्योर कराने के लिए, ठीक है। वो बंदा अपनी एफर्ट से भी कर सकता है, ठीक है, आप भी कराओगे उसको, ठीक है। तो किस लिए कराओगे कि जो उसकी प्रीवियस एक्टिविटीज़ थी जो लॉस हो गई हैं उनको हमने रिज्यूम करना है, जो है उनको प्रिजर्व करना है, जितना नॉर्मल की तरफ उसको लेके आ सकते हैं उतना लेके आएँ, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ अपनी कम्युनिटी के अंदर गुजार सके। अब आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एविडेंस सपोर्टिंग द गाइडलाइंस, कि किस वजह से कराना ज़रूरी है, ठीक है। कि अगर आप किसी को रिहैब कराते हो तो क्या चीज़ें हैं जो उसकी चीज़ को सपोर्ट करती हैं। कि आपके रिहैब से क्या होता है कि उस बंदे की मोर्टालिटी रेट 5 साल तक कम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई रिहैब प्रोग्राम से गया 5 साल तक उसके कार्डियक इवेंट की वजह से मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मॉडिफाइबल जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। एडहेरेंस एंड प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, ठीक है, कि जो आपकी मेडिसिन आप ले रहे हैं उनके साथ आपकी एडहेरेंस इंप्रूव हो जाती है, अब उनका असर ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव होता है फंक्शन एंड एक्सरसाइज कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। आपकी थ्रू आउट लाइफ आपके अंदर एक हेल्दी बिहेवियर आ गया। सो ये रिहैब प्रोग्राम कुछ माह का होता है और इसके अंदर आपको इतने फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कोर कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक रिहैब। प्रेस्क्राइब एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस विदाउट एक्सीडिंग सेफ लिमिट्स। सबसे पहले उसको एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब कराना होती है, देन उसको एजुकेशन देनी है। मैंने आपको बताया कुछ हमने मेजर चीज़ें जो हमने नोटिस में रखनी है कि एक्सरसाइज, एजुकेशन और सोशल या साइकोलॉजिकल लाइफ जो है उसकी, ठीक है। ये 3 अब तक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। सो हमने एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब कर दी लेकिन उसकी सेफ लिमिट से ज़्यादा नहीं करानी, यानी कि एक सेफ लिमिट के अंदर रह के उसको एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करनी है। उसके बाद एजुकेशन उसको देनी है, हार्ट डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में उसको काउंसलिंग देनी है, ठीक है। अगर उसको कोई ऐसा इवेंट हो रहा है या उसको कोई इशू हो रहा है तो उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, अब अगर हो गया है उसके साथ, ठीक है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं जो उसकी वजह से उसको नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं उसको रिवर्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने उसको एजुकेट करनी है। आप जो सेशन देने जा रहे हैं आपने उसको समझाना है कि ये डिजीज़ हुई थी तुम्हें, ये इफेक्ट हो गए, अब हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसके ये रिस्क फैक्टर्स थे, हमने इनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर उस बंदे को पता नहीं होगा ना तो वो कभी भी आपके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको सिखाना ज़रूरी है। तो कॉजिंग फैक्टर्स को इम्प्रूव कैसे करना है हमने, कि अगर स्मोकिंग है कॉजिंग फैक्टर तो उसको रिड्यूस करें। अगर वो बंदा ओबीस है तो उसकी लिपिड मैनेजमेंट करें। वेट लॉस कराएं। उसका हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें और साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब एक और चौथी चीज़ ऐड हुई है ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमारा रिहैब प्रोग्राम के गोल्स होते हैं कुछ। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, मैनेज करना है किसको, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स को ढूंढो, उनको मॉडिफाई करो, उनको मैनेज करो। उसके बाद आपने अपने उस बंदे की फंक्शनल कैपेसिटी के जो नॉर्मल काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी इंप्रूव करनी है। उसके एक्टिविटी रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं उनको कम से कम करना है। एजुकेट करना है उसको कि हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं, ठीक है, तो उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसको बतानी है। उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें उसका एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। इमोशनल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, रिस्क फैक्टर रिडक्शन, स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है। ये सारे काम हमने उससे कराने। हमारे जो गोल्स हैं कार्डियक रिहैब प्रोग्राम के वो ये हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं कार्डियक इलनेस के उसको कम करना, यानी अगर एमआई हुआ था उसके हार्ट कार्डियक मसल्स डैमेज हुए थे, ठीक है, जो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इसको हमने लिमिट करना है, रिवर्स करना है, ठीक है, फर्दर ना हो। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं कार्डियक इलनेस के, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि शायद मैं अब बीमार हो गया, मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, या कुछ इस तरह की सोचें आती हैं, तो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं उसको लिमिट करना है। सडन डेथ के चांसेस को रोकना है, कम करना है। ये इन्फार्क्शन जो होता है उसके होने के चांसेस कम करने हैं। कार्डियक सिम्टम्स कम से कम करना है। थीरोस्क्लेरोसिस है तो उसको रिड्यूस करें। फंक्शनल कैपेसिटी को इंप्रूव करना है। साइको सोशल वोकेशनल स्टेटस को इंप्रूव करना है। हमारे गोल्स थे। अब टारगेट पेशेंट ग्रुप के कौन कौन से पेशेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले एमआई वाले,
जिनको MI हुआ है उसके बाद आप उनको रिहैब प्रोग्राम करा सकते हो। कैबेज जिन्होंने हुई है, ग्राफ्टिंग, बाईपास ग्राफ्टिंग होती है ये, तो कैबेज वाले पेशेंट्स, स्टेबल एंजाइना वाले, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेसमेकर डला है, वाल्व सर्जरी हुई है, वाल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, या कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन इन वुमेन, तो ये सारे पेशेंट्स आ सकते हैं हमारे पास। ये मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हार्ट की हैं, ठीक है। कोई भी, ये सारी स्टेबल चीज़ें हैं। कोई भी हमने एंजाइना भी कहा है तो ये देखो स्टेबल एंजाइना है, ठीक है। बाकी पोस्ट अटैक वाले बंदे हैं कि उनका हो चुका है, सर्जरी के बाद आए ये वो। तो पेशेंट कंसिडरेशन में आपने देखना है, सॉरी, फिजियोथेरेपी कंसिडरेशन में आपने देखना है सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन से उस बंदे को बचाना है, ठीक है, कि उस बंदे को अपराइट पोजीशनिंग में लेकर आएँ, जल्दी उसकी मोबिलाइज करा दें, डीप ब्रीदिंग्स उसको कराएं, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स उसको सिखाएं। और अगर उसका इंसीजन को सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, इंसीजन लगा हुआ है, तो 2 हफ्ते तक इंसीजन की प्रिकॉशंस लेंगे कि वाटर में सबमर्जन यानी कि टब वगैरह में लेटे नहीं रहना, सबमर्जन मना है, ठीक है। वैसे रनिंग वाटर यानी शॉवर वगैरह के नीचे अगर नहाना है तो नहा सकता है। नो क्रीम और लोशन डायरेक्टली इन इंसीजन। उसके बाद स्टर्नल प्रिकॉशंस हैं, ये आपके पास पेपर में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया है ये, ठीक है। एंड पे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या था। तो स्टर्नल प्रिकॉशन जो था इसमें क्या होता है कि डू नॉट लिफ्ट, आपने वेट 8 पाउंड से ज़्यादा नहीं उठाना। अपने आर्म से जब आप बेड में लेटे हुए हैं बेड पे, तो आपने पुश और पुल नहीं करना कोई भी चीज़ उठने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे खींच के नहीं उठना, ठीक है। फ्लेक्स और एक्सटेंड नहीं करना अपने शोल्डर्स को 90 डिग्री से ज़्यादा बैठ के ऐसे आप कोई चीज़ पकड़ने के लिए ऐसे रीच करने के लिए कोशिश करना है तो ये काम नहीं करें, उठ के जाकर वो चीज़ पकड़ लें, लेकिन ये दूर तक रीच करने वाला काम नहीं करना, ठीक है। ट्विस्टिंग नहीं करनी, बेंडिंग, डीप बेंडिंग नहीं करनी, अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। अगर आप उसको कोई एक्टिविटी करा रहे हो अपनी ब्रेथ रोकता है, आपने कहना नहीं, ब्रेथ नहीं रोकनी, ठीक है। उसके बाद कफिंग और स्नीजिंग जब भी उस बंदे ने करनी है अपने चेस्ट को पकड़ें, ठीक है, ब्रेस करें, उसके बाद करें, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग मना है, शोल्डर एक्टिविटी जो है वो अगर कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ओवर द शोल्डर 90 से ज़्यादा जो है, वैसे तो मना है, अगर करनी पड़ती है तो ज़्यादा देर के लिए ना करें। अगर अगर कोई एक्टिविटी आपने की है और उसकी वजह से आपके चेस्ट के अंदर आपको पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कोई भी पेन टाइप की कुछ भी फीलिंग, पेन भी नहीं, कोई खाली स्ट्रेच ही फील हुआ है, तो छोड़ दो, एक्टिविटी वहीं स्टॉप कर दो और याद रखो इस एक्टिविटी में आपके साथ क्या हुआ था, उस एक्टिविटी को दोबारा नहीं करना, ठीक है। ये प्रिकॉशंस हैं। देन क्लिकिंग और पॉपिंग नॉइज़ जो आती है, अगर आपको कोई फील होती है उस बंदे को, ये एक्सटर्नल प्रिकॉशन है, ठीक है। तो अगर कोई नॉइज़ ऐसी आती है तो आपने फ़ौरन अपने सर्जन को बताना है कि मुझे इस तरह की आवाज़ आई, ठीक है। उसके बाद आउटकम मेजर्स होते हैं, 2 आउटकम्स हैं, मेडिकल आउटकम्स होते हैं और रिहैब के आउटकम्स होते हैं। मेडिकल आउटकम्स में आता है मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, आपने क्या चीज़ें मेजर करनी है कि मॉर्बिडिटी यानी डिजीज़ का लेवल कितना कम हुआ है, मोर्टालिटी यानी कि अब उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन किस हद तक कम हुई है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स क्या हैं, हॉस्पिटल LOS होता है, लेंथ ऑफ स्टे, हाँ लेंथ ऑफ स्टे होता है। तो हॉस्पिटल के जो उसका ड्यूरेशन है अगर वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से मतलब है कोई इशू है तो इतनी देर वो रुका हुआ है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो चेक करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपको आउटकम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और रिहैब प्रोग्राम की आप आउटकम कैसे मेजर करोगे, उस बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, एडीएल परफॉर्मेंस देखो वो कितने अच्छे से कर पा रहा है, सिम्टम्स का इम्पैक्ट देखो, हैबिचुअल फिजिकल एक्टिविटी लेवल देखो, बैलेंस देखो, ठीक है। रिहैब प्रोग्राम होता है कि नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ वो कितने अच्छे से कर पा रहे हैं और मेडिकल के आउटकम्स के हॉस्पिटल में वो बंदा है, उसने हॉस्पिटल से घर जाना है ना, तो आपने आउटकम्स कैसे, हॉस्पिटलाइज बंदा है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, चेक करोगे, आउटकम्स देखनी है तो ऐसे देखोगे। उसके बाद कार्डियक रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं कि इस टीम में कौन कौन होते हैं, एक बंदा तो नहीं कराता ना रिहैब प्रोग्राम, तो इसमें मेडिकल डायरेक्टर होता है, फिजिशियन होता है, रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डाइट्रिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सोशल सर्विसेज या साइको सोशल वाले बंदे होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये सारी टीम होती है जो कि रिहैब प्रोग्राम दे रही होती है। देन इम्पेयरमेंट एंड फंक्शनल लिमिटेशन फॉलोइंग कैबेज, ये भी क्वेश्चन है, आएगा, शॉर्ट है, ये लॉन्ग का पार्ट था, ये मुझे याद नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे को तो जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स होती हैं कि काबिज के बाद जो वो बंदा परफॉर्म नहीं अब कर पाता उसको मना कर देना है कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी। अगर इस तरह के कोई साइंस आते हैं कि इंसीजनल पेन, जहाँ पे इंसीजन लगा हुआ है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, या ड्रेनेज स्टार्ट हो गया वहाँ से, या कॉन्टीन्यूस पेन है आपके शोल्डर्स में या नेक में,
ठीक है। थोरेसिक पेन हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, फीलिंग्स ऑफ वीकनेस आती है, स्लीपिंग डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग चेस्ट वॉल पेन विद साइड लाइंग, वेकिंग फ्रिक्वेंटली एंड अर्ली मोर नाइटमेयर्स दैन यूजुअल। तो इस तरह के जो साइंस आते हैं आफ्टर कैबेज क्या था, बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो आपने ग्राफ्टिंग सर्जरी कराई है और उसके बाद आपके ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाते हैं, आपने कोई काम ही करना छोड़ दें। ठीक है, अगर फ़ौरन से अपने फिजिशियन से रेफ़र करें, उससे रब्ता करें कि इंसिजन में पेन हो गई है, आपके नेक में शोल्डर में पेन रहती है, थोरैक्स में पेन आ रही है, थोरेसिक पेन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस की फीलिंग है, स्लीप में इशू आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स विद वूंड हीलिंग आ रही है, डिससेटिस्फैक्शन विद पोस्ट ऑपरेटिव सपोर्टिव केयर है, प्रॉब्लम्स विद ईटिंग है, इनफेक्टिव कॉपिंग या डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये नोटिस करने होते हैं। अब कंपोनेंट क्या हैं कार्डियक रिहैब के, लाइफस्टाइल सबसे पहले उस बंदे का इंप्रूव कराना होता है, जिसमें डाइट और वेट मैनेजमेंट होती है, स्मोकिंग को सिजेट कर दें, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की तरफ बंदे को लेके आएँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ लेके आएँ, एजुकेशन दें, साइको सोशल केयर दूसरी चीज़ है, और तीसरी है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। फिजिकल एक्टिविटी में आ जाता है, सबसे पहले आपने असेस करना है रिस्क को, हमने पहले भी यह बात की है कि पहले रिस्क देखें कौन से हैं, ठीक है, उनको असेस करें, फिर आप एक एक्सरसाइज का एक प्लान बनाएं, वो प्लान बनाएंगे फिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फिट क्या आता है, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और टाइप। तो फिर उसके फिजिकल फिटनेस को रीगेन कराना है, उसका कॉन्फिडेंस लेके आना है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कि भाई हाँ कर सकते हो, उसको लगेगा कि अब मैं सारी ज़िंदगी नहीं कर पाऊंगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लेके आना है, काउंसलिंग भी करनी है साथ साथ, और डेवलप लॉन्ग टर्म एक्टिविटी प्लान, सेल्फ मॉनिटरिंग भी करते जाना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है कि कोई कॉजिंग फैक्टर जो है उसको भी मैनेज करो, ठीक है, कि कोलेस्ट्रोल मैनेज करो, कोलेस्ट्रॉल से एथीरोस्क्लेरोसिस होती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी मैनेज करो, हाइपरटेंशन आगे लीड कर सकती है, ब्लड शुगर मैनेज करो, डायबिटीज़ लीड करती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉजिंग हैं उनको भी आपने डील करना है, ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग थेरेपी भी उसको दिलाओ, ठीक है, साथ साथ। अब एजुकेशन है, एजुकेशन को उसको बताना है कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ जो है वो डिजीज़ किस तरह की होती है, क्या है, उसको ट्रीटमेंट कैसे, क्या ट्रीटमेंट है, मेडिसिन तक उसको बताओ आप किस वजह से ले रहे हो, रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा, इसके रिस्क फैक्टर्स ये थे, आपने ये चीज़ें की हैं, आपको इस वजह से हुआ है, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आपने इनको अवॉइड करना है, सिम्टम को कैसे मैनेज करना है, और अपनी ज़िंदगी आपने इसके साथ गुजारनी है। अब आपको अगर कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कोई भी ऐसी डिजीज़ अगर इस बंदे को है, तो अब उसने उसके साथ जीना है, तो उसको उसके साथ जीना सिखाना है हमने, ठीक है। एजुकेशन में ये होता है। देन आ जाता है साइको सोशल केयर, सेकेंड इंपॉर्टेंट, कि उसके फियर और एंग्जाइटी को कम करें, ठीक है, कि अब वो बंदा डर गया है, अब परेशान रहेगा कि शायद अब हमारे जो है ना सोसाइटी ये भी ऐसी है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बताती है, फलाने को हुआ था वो मर गया था, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बताओगे तो उसको एंग्जाइटी होगी ना, तो इसमें आपने फेयर और एंग्जाइटी जो है उस बंदे में कम करनी है, उसको असिस्ट करना है एडजस्ट करने में, ठीक है, जो आप रिहा प्रोग्राम करा रहे हो उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, बिहेवियर चेंज को फैसिलिटेट करें, नीड टू फर्दर सपोर्ट अगर उसको है तो उसको आइडेंटिफाई करें। देन पेशेंट और फैमिली की एजुकेशन सबसे पहले आ जाती है कि पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करें, उसमें रिस्क फैक्टर प्रोफाइल को मॉडिफाई कैसे करना है उसको बताएं, कि हाइपरलिपिडीमिया हुआ उसको कैसे ट्रीट करना है, स्मोकिंग को इसको सीजेट कराएं, हाइपरटेंशन को ट्रीट कैसे करना है, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज को कैसे करानी है, डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपने उसकी फैमिली को बतानी है, बंदे को तो बतानी साथ फैमिली को, क्योंकि जो डाइट का ख्याल रखना है और स्मोकिंग वगैरह अगर वो कर रहा है तो उसको मना कैसे करना है, ये सारा फैमिली का भी बहुत रोल होता है, ठीक है, तो फैमिली की एजुकेशन भी साथ साथ करनी है। देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उसको बताएं कि घर में आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, इसको स्ट्रेस ना दें, अपने जहाँ वो काम करता है वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्रिएशन ऑफ हॉबीज़ के आप फारिग टाइम में इधर उधर की सोचे ना, आप कोई हॉबी क्रिएट कर लें, ठीक है, फजूल टाइम में आप वो अपना काम करें, और उसके बाद रेजोल्यूशन स्किल्स जो हैं वो बनाएं, इन्वॉल्व द चिल्ड्रन, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, बच्चों को ये तो नहीं पता होगा डिजीज़ क्या है, ठीक है, और लेकिन ये है कि वो इसी कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं घर के अंदर, तो उनको भी इन्वॉल्व करें। उसके बाद प्रिवेंट करना है डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ बेड रेस्ट, तो बेड रेस्ट की वजह से आपको मसले ट्रॉफी हो सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, यानी एम्बोलाई वगैरह बन सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, तो उस बंदे को इस सब से बचाने के लिए जल्दी से पहले मोबिलाइज करा दें,
ठीक है, ज़्यादा देर बेड रेस्ट पे ना रखें। देन सेफ डिस्चार्ज टू होम, कि जब वो बंदा यहाँ से जाए तो आपके पास से जाए तो वो सेफ, मतलब उसको डर ना लगे, उसका फेयर ख़त्म हो गया हो, वो अपने एडीएल्स, उसके अंदर इतना स्टेमिना हो कि वो एडीएल्स परफॉर्म कर सकता है, नहीं तो उसको डिस्चार्ज नहीं करना आपने। तो सेफ डिस्चार्ज टू होम उसको प्रोवाइड करना है। देन असेसमेंट आ जाती है। असेसमेंट में आपने उसके सिम्टम्स देखने हैं, एग्जामिनेशन करनी है प्रॉपर, अगर कोई वूंड है, इलनेस है, कुछ भी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, ईको वगैरह जो भी आपने करानी है कराएं। ईसीजी करा लें, अगर आप एक्सरसाइज करा लें उससे पहले, बाद में आप ईसीजी ज़रूर करें। स्ट्रेस टेस्ट कर लें। स्ट्रेस टेस्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि एक टेस्ट है नॉर्टन्स, मॉडिफाइड नॉर्टन टेस्ट होता है, कि जिसमें 5 to 7 मोर देन 5 to 7 मिनट्स और मोर देन 80 to 85% टारगेट हार्ट रेट होती है। तो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह से परफॉर्म करा लें, ईको कराएं, स्ट्रेस थैलियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो लास्ट स्लाइड अगर आप लोगों ने पढ़ी हो कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, थैलियम स्कैन क्या होता है, ये जिनको नहीं समझ आ रही वो पिछली स्लाइड जाके देखें पहले। उसके बाद VO2 max विद स्ट्रेस टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्निया। अगर VO2 max जो है वो मेजर करें स्ट्रेस टेस्ट के अंदर, इससे आपको पता चलेगा ये डिस्निया है उसका कॉजिंग फैक्टर क्या कार्डियक है या पल्मोनरी है, क्योंकि डिस्निया दोनों वजह से होता है। ठीक है, तो उसका डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी है। देन आ जाता है एक्सरसाइज ट्रेनिंग। अब आपने उस बंदे को करानी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक प्रॉपर एक आपने चार्ट बनाया होता है, उसको कितनी करानी है। वॉकिंग जो है 15 to 30 मिनट्स तक कराएं, ठीक है, 3 to 5 टाइम्स एक वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक के अंदर 3 टाइम्स मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, और 5 टाइम्स होता है कि चलो 1-2 दिन का रेस्ट ले लो। 3 to 5 टाइम्स मतलब आप कम से कम 3 दिन ज़रूर करो, एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर करो। ठीक है, तो 15 to 30 मिनट्स जो हैं उस बंदे ने डेली इतना तो चले। ठीक है, स्टिल टॉक वाइल वॉकिंग, कि ब्रिस्क वॉक कराएं। ठीक है, जल्दी जल्दी बंदा चलाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चले, ब्रिस्क वॉकिंग कराएं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अब कुछ हैं कि जिनको आपने नहीं करानी। अनस्टेबल अंजाना वाले, उनको किसी हालत में नहीं करानी। अनस्टेबल अंजाना MI को लीड करता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको रिहैब की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो आप अनस्टेबल अंजाना वालों को नहीं कराओगे। वो बंदे जिनका रेस्टिंग BP 200 है, 200/100 है, उनको कभी भी नहीं कराना, क्योंकि एक्सरसाइज से फर्दर बढ़ता है। तो पोस्टल BP जो है ड्रॉप टू मोर देन 20 mmHg। ठीक है, कि पोस्टल चेंज करने की वजह से उसका BP जो है, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, 20 mmHg से भी ज़्यादा ड्रॉप कर गया है। एओर्टिक स्टीनोसिस वाले बंदे, क्योंकि स्टीनोसिस हुई हुई है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जाएगी बॉडी का एक्सरसाइज के अंदर, तो हाइपोक्सिया और अदर सिम्टम्स आएंगे। एक्यूट इलनेस और फीवर है, इसमें आपका हार्ट रेट वैसे ही तेज़ होता है। अनकंट्रोल एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में नहीं कराना। अनकंट्रोल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं कराना। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको वो चल फिर ही नहीं सकते, तो आपने क्या खाक करानी है कोई एक्सरसाइज, तो वो रिहैब प्रोग्राम क्या करेंगे। जिसको आर्थराइटिस है सिवियर किस्म की, उनको फिर मोबिलाइज आप कैसे, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको उधर भेजो फिर। ठीक है, वो रिहैब में नहीं आ सकते पहले। उसके बाद एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन है, आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज इनके लिए बेस्ट होती हैं। रेजिस्टिव आपने नहीं करानी, रेजिस्टिव से स्ट्रेंथ गेन करनी है। अभी उस बंदे की जो कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस है वो तो इम्प्रूव हो जाए, देन हम स्ट्रेंथ की तरफ आएंगे। तो ये एक्सरसाइजेज नहीं करानी, आपने उसको एरोबिक्स करानी है। ठीक है, वॉकिंग, साइकिलिंग। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन उस बंदे की टॉलरेंस पे डिपेंड करेगा। पहले आप उसका टारगेट हार्ट रेट फाइंड कर लो, आपको पता है 220 - 8 से निकल आता है। ठीक है, तो उसका 80 to 85% तो आपका टारगेट होना चाहिए, कि टारगेट हार्ट रेट अगर फ़र्ज़ करो उसका 120 निकला है, फ़र्ज़ करें, तो एक्सरसाइज के दौरान अगर उसका 120 निकला है, तो आपने उसका 80 to 85% तो उसका अचीव करें ना, यानी कि 100 तक तो लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में सेशन जो होता है, वार्म अप पहले करना चाहिए ज़रूर। 2 से 5 मिनट वार्म अप कराएं, फिर एक्सरसाइज कराएं 20 से 30 मिनट की, फिर कूल डाउन कराएं 5 से 10 मिनट। तो वार्म अप और कूल डाउन कभी भी मिस नहीं करना, डायरेक्टली नहीं उस बंदे को एक्सरसाइज की तरफ ले आना। ठीक है, ग्रेडेड एक्सरसाइज जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 3 माह आप ग्रेड टारगेट 7 to 8 मिनट्स, 1 to 3 मंथ्स में आप इसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, फटीग कम हो जाता है। हार्ट रेट जो है एक्सरसाइज के दौरान जो है वो अब ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, डिक्रीज़ हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अथीरोजेनेसिटी यानी एथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। HDL का प्रोफाइल ज़्यादा हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाती है, यानी थ्रोम्बोसिस वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो जो हम पीछे अचीव करना चाह रहे थे हर वो चीज़ अचीव हो गई है।
जो जो कॉजिंग फैक्टर था, हर वो कॉजिंग फैक्टर अब हमारे बेनिफिट में आ गया, ठीक है, यानी कि उनका रिवर्सल हमारा बेनिफिट है। एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर रही थी, एथेरोस्क्लेरोसिस रुक गई है, ये हमारा फ़ायदा है, ये एक्सरसाइज का बेनिफिट में लिख देंगे। तो इस तरह आप रट्टा ना मारा करें हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट। हम जो चीज़ें अचीव करना चाह रहे थे वो चीज़ें अचीव हो गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं फर्दर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज में। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी VO2 मैक्स 10 to 40% तक इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर हार्ट रेट डिक्रीज करता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं बॉडी कंपोजिशन में, यानी आपका बॉडी वेट कम होता है इससे, ठीक है, फैट जो 1 to 3 kg आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक चेंजेस पॉजिटिव आते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो डायबिटीज़ वालों को भी हेल्प आउट हो जाएगी। देन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, वो स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होती है। देन आ जाती है रिहाब की फेजेस। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आया था वो था कि फेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, और फेज़ 1 को आपने एक्सप्लेन करना है, और स्टर्नल रिहाब, वो जो स्टर्नल प्रिकॉशन हम पीछे पढ़ के आए हैं वो भी ऐड करनी है, तो और भी पता नहीं क्या पार्ट्स है। तो इस तरह 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है। तो 3 फेजेस होते हैं, सॉरी 4 फेजेस होती हैं। फेज़ 1 होती है इन पेशेंट, फेज़ 2 होती है डिस्चार्ज के फ़ौरन बाद। इन पेशेंट यानी कि जब हॉस्पिटल के अंदर बंदा है तो फेज़ 1 है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के फ़ौरन बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 से 4 हफ्ते डिस्चार्ज के बाद फेज़ 3 स्टार्ट हो जाती है, और जब उसके बाद फेज़ 4 होती है जब बंदा इंडिपेंडेंट है, अब उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो खुद कर सकता है सब। फेज़ 1 जो है, इसमें जो बंदे आपके पास आएंगे पोस्ट MI के बाद आएंगे, सर्जरी के बाद आए, स्टंट डलवा के हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बाद, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, के किसी प्रोसीजर के बाद ही आए हैं ना, ठीक है, अभी हॉस्पिटल में ही है, अभी उनको घर नहीं भेजा। तो आपने अगर पेशेंट को अब कब आपने स्टार्ट कराना है, कि सबसे पहले उसका जनरल फिजिशियन जो है उसने अप्रूव किया है कि हाँ अब इसको रिहाब स्टार्ट कराओ, तो कराना है। चेस्ट में पिछले 8 घंटे से कोई डिस्कम्फर्ट उसको फील नहीं हुआ, ECG पिछले 8 घंटे से नॉर्मल जा रही है, ठीक है, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का कोई साइन नहीं आया, ठीक है, काफ़ी देर से। तो अब रिहैब की तरफ उसको ले आओ, ठीक है। अब आपके गोल्स ये हैं कि आपने गोल्स आपको पता होने चाहिए हर फेज़ के, ठीक है। इस फेज़ के गोल्स ये हैं कि सिर्फ उस बंदे को जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है ना, तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल रहे। ये ना हो कि सिर्फ एक साइड चेंज करने से उसका हार्ट रेट इतना तेज़ हो रहा है, क्योंकि एक सिवियर कंडीशन अभी अभी गुजरी है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ आपके गोल्स इतने से हैं कि पोजीशन चेंज से उसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स नॉर्मल रहे, ADLs वो आराम से कर सके, कि बेड पे अगर वो खा रहा है, पी रहा है, लेट रहा है, सो रहा है, तो एटलीस्ट ये तो आराम से कर सके, ठीक है। और जो मैथ्स होती है, यानी कि एक्टिविटी उसकी 3 to 4 मैथ्स तक मिल जाए काफ़ी है। तो एक्टिविटी की आपने प्रोग्रेशन जब करानी है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कराना। मैथ होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ठीक है, ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा है अगर किसी ने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो मैथ्स 3 to 4 मिनट्स जो होते हैं वो कराने हैं। फ्रीक्वेंसी दिन में 2 से 3 बार कराने हैं। तो सिम्टम्स जो अगर ब्रेथलेसनेस, एंजाइना या फटीग के आते हैं तो रोक दें, ठीक है। टाइमिंग 5 से 20 मिनट, लेस देन 5 मिनट्स का रेस्ट पीरियड भी होना चाहिए। और टाइप क्या है, सिर्फ इसमें सिटिंग स्टैंडिंग करानी है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज और वॉकिंग। बेसिक सिंपल सी चीज़ें कि हल्का फुल्का चला लेंगे, उसको बिठा देंगे, पोजीशंस वगैरह चेंज करनी है, रेंज ऑफ मोशन करा दें, बस इतना ही। ये नहीं है उसको एक्सरसाइजेज परफॉर्म कराएं, अभी हॉस्पिटल में है, अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद सर्जिकल वर्सेस मेडिकल पेशेंट लिमिटेशन, कि सर 2 तरह के पेशेंट आए ना हमारे पास, सर्जिकल भी आए हैं, मेडिकल वाले यानी MI वगैरह के बाद उन पर सर्जरी तो नहीं हुई ना। तो मेडिकल पेशेंट में क्या है कि हार्ट रेट जो है लेस देन 120 बीट्स पर मिनट हो तो एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। और 20 बीट्स अगर आप एक्टिविटी कराते हो तो मैक्सिमम 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज़ करें, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। रेस्टिंग से 20 तक ज़्यादा हो सकता है, और जो पोस्ट सर्जरी वाले होते हैं इनका 30 तक ज़्यादा हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो एक्सरसाइज रोक दें, एक्टिविटी रोक दें, नहीं करें, ठीक है। या आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसको कम कर दें, किसी भी तरीके से उसको मैनेज करें, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सर्जिकल पेशेंट जो हैं उनको स्टर्नल प्रिकॉशंस लेना पड़ती हैं, और यहाँ पे आपको स्टर्नल प्रिकॉशंस का क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया था कि क्या होती हैं, वो आप करेंगे, कि यहाँ रीचिंग नहीं करनी, बेंडिंग नहीं करनी, ट्विस्टिंग नहीं करनी, ओवरहेड मूवमेंट्स नहीं करनी, ड्राइविंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एवेलुएशन आ जाती है, आपने मेडिकल चार्ट्स उस बंदे के देखने हैं, पेशेंट का इंटरव्यू लेना है, एग्जामिनेशन करनी है, उसकी टॉलरेंस वगैरह चेक करनी है। उसके बाद मॉनिटरिंग किस चीज़ की, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ECG, सिम्टम्स,
और पोजीशन चेंज करते हैं तो हर चीज़ जो सिम्टम्स वगैरह आते हैं हर चीज़ आपने मोनीटर करते रहना है। कौन लोग फेज़ 1 में नहीं आ सकते, जिनका अंजाना अभी अनस्टेबल है, ठीक है। ये हमने पीछे भी अभी पढ़ा कि जिनका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अनकंट्रोल रिदम है यानी एरिथमियाज वाले, बीपी उनका मोर देन 200 है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस वाले, रीसेंट एम्बोलर क्लॉट्स जिनमें अभी रिपोर्ट हुए हैं, ये सिवियर कार्डियोमायोपैथीज या अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस की, ये कंडीशन ऐसी हैं कि ये फर्दर रिवर्स वो क्या कहते हैं कि सिवियर कर देंगे सिम्टम्स को, तो इनमें नहीं कराना। फेज़ 2 में आप होम विजिट्स भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी सपोर्ट दे सकते हैं क्लिनिक, क्योंकि अब बंदा डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। तो फेज़ 2 2 से 6 हफ्ते में होती है, ठीक है। वहाँ पे हमने पहले कहा कि कोई 4 हफ्ते में होती है, तो चलो 6 हफ्ते में होती है। टाइम ऑफ हाई एंग्जाइटी फॉर द पेशेंट, इसमें पेशेंट बहुत परेशान होता है, हॉस्पिटल से घर गया है ना, तो एंग्जाइटी का पीरियड है, तो हार्ट मैनुअल वगैरह उसका बनाकर उसको दें, वो चेक करते रहें, आंसर क्वेश्चंस, उसके जो क्वेश्चन वो आपसे करता है, इस कंडीशन में वो क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा करता है, ठीक है। तो डेली वॉकिंग, होम एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें उसको बताने, उसके सिम्टम्स उसके साथ, एक्टिविटीज़ उसके साथ डिस्कस करें, ठीक है। उसको तैयार करें अगली फेज़ के लिए। उसका रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है आपने सिखानी है। 30 मिनट्स की वॉकिंग दिन में 2 बार करानी है उससे, उसको कहना है करो, ठीक है। तो इसमें आउट पेशेंट प्रोग्राम 6 से 8 हफ्ते का होता है, देखें ज़रा यहाँ पे पीछे 2 से 6 हफ्ते, अच्छा, तो 6 से 8 हफ्ते तक चलो चला जा सकता है, अब लिमिटेड तो नहीं होता, तो 8 हफ्ते तक भी जा सकता है। एक्सरसाइज टेस्ट परफॉर्म प्रायर टू रिहैब, एक्सरसाइज टेस्ट जो है रिहैब से पहले आपने परफॉर्म करा लेने, ये ना हो बंदा इस काबिल ही ना हो और आप उसे एक्सरसाइज करें, पहले उसे टेस्ट कर लें, ठीक है। ECG कर लें। गोल्स आपके हैं 5 मिनट्स तक, पहले का कितने थे, 2 से 3 मिनट तक आ जाए, 3 से 4 भी आ जाए बहुत है, ठीक है। सेकेंड फेज में आपने 5 मिनट्स तक का टारगेट रखा हुआ है। पेशेंट की एजुकेशन करें, एक्सरसाइज करें, सिम्टम मैनेजमेंट सिखाएं। प्री रिक्विसाइट्स होते हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले करा लें। उसके बाद फेज़ 2 के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि हार्ट रेट जो है आपने हार्ट रेट रिज़र्व 50% तक आपने लेना। हार्ट रेट रिज़र्व क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है कि हार्ट रेट मैक्स से अगर आप रेस्टिंग हार्ट रेट निकाल दोगे तो वो आपके हार्ट का रिज़र्व होगा, हार्ट रेट का रिज़र्व होता है, ठीक है। 3 टाइम्स आपने वीक में एक्सरसाइज करनी है, 60 मिनट्स का सेशन होना चाहिए। वार्म अप और कूल डाउन इसके अंदर इंक्लूड है इसी 60 मिनट के अंदर, ठीक है। सेफ्टी में यही है कि अप्रोप्रिएट पेशेंट चूज़ करो, ये ना हो कि आपने अनस्टेबल एंजाइना वाला या अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाला या कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं लेना चाहिए था, एरिथमियाज वाला बंदा चूज़ कर लिया है, देखा नहीं है गौर से, पहले असेसमेंट नहीं की, तो उसके बाद फिर मसला होगा, ठीक है। वो बंदा, उसके लिए आप उसकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं अगर आपने सिलेक्शन ठीक से नहीं की। तो अप्रोप्रिएट पेशेंट की सिलेक्शन करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एक्सरसाइज पर्सोनल के, उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी बंदे को मसला हो जाता है तो कोई भी बंदा अगर पास है तो वो बेसिक लाइफ सपोर्ट ज़रूर दे सकता हो, ठीक है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके पास आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है कैसे मैनेज करना है। वार्म अप और कूल डाउन रिक्वायर है। फेज़ 3 आ जाती है, इसमें जो है आपने फिर से आपने उसके हेल्थ और रिस्क फैक्टर्स को रीअसेस करना होता है। हेल्थ एजुकेशन जो है इसमें देनी होती है, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है। फेज़ 3 में फ्रीक्वेंसी 1 to 2 टाइम्स पर वीक, उसमें 3 टाइम्स थी फेज़ 3 में, फेज़ 2 में इसमें 1 to 2 टाइम्स पर वीक आपने करना है रिहैब क्लास के अंदर, और 1 to 2 टाइम्स जो है होम एक्सरसाइज, ठीक है, घर में इतना करना है, ठीक है। इसके अलावा लेयर एक्टिविटी सेपरेट हम वो आप करते रहें। इंटेंसिटी कितनी हो गई, 60 to 75% मैक्सिमल हार्ट रेट, उसमें हम हार्ट रेट रिजर्व की बात कर रहे थे वो कितना था 50%, इसमें मैक्सिमल हार्ट रेट की बात कर रहे हैं वो 75% तक आ रहे 3 में। और टाइम जो है 20 to 30 मिनट्स, उसमें पहली फेज़ में फेज़ 1 में हम लोग कह रहे थे कि 20 मिनट तक, 5 से 20 मिनट तक। फेज़ 2 में हमने कहा 60 मिनट्स, उसमें ये भी है कूल डाउन और वार्म अप का पीरियड, ये 20 to 30 मिनट्स है, लेकिन वार्म अप और कूल डाउन का पीरियड नहीं डाला हमने, ठीक हो गया। और टाइप कौन सी करानी है, एरोबिक्स इंड्योरेंस ट्रेनिंग्स। आउटकम्स क्या होंगे कि अब हमारा गोल कितना है 8 मिनट्स का, पहले 3 से 4 मिनट्स का गोल रखा था, फिर 5 मिनट्स का रखा है, ठीक है। अब हमने फेज़ 3 में 8 मिनट्स, मोर देन 8 मिनट्स, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी। ट्रेनिंग इफेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होंगे, कोई कार्डियक सिम्टम नहीं आना चाहिए। ECG मॉनिटरिंग करें ड्यूरिंग एक्टिविटी, और पहले भी करें बाद में भी करें, ठीक है। और पेशेंट को अब इतना आना चाहिए इस फेज़ के अंदर कि अगली फेज़ इंडिपेंडेंसी की है, अब अगली फेज़ में नहीं हमने उसको कुछ बताना,
ठीक है। तो उसको अपना हार्ट रेट को मॉनिटर कैसे करना है, सिम्टम्स को कैसे मैनेज करना है, ये उसने सीखना है। फेज़ 1 आपके ही अंडर थी, ठीक है, डॉक्टर ने करानी है, ठीक है। पेशेंट कुछ नहीं करेगा, जो आप बताओगे वो। फेज़ 2 जो होती है वो भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन समहाउ उसमें पेशेंट का भी रोल है और डॉक्टर का भी है। फेज़ 3 जो है इसमें डॉक्टर का रोल बहुत कम है, अब पेशेंट करेगा जो करेगा। और फेज़ 4 इंडिपेंडेंसी है, उसमें तो उसके हमारे से कोई राब्ता भी नहीं है, वो अपने घर चला गया, उसको हमारे पास रिहा प्रोग्राम में आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको तैयार करना है फेज़ 4 के लिए। फेज़ 4 उसकी लाइफ टाइम के लिए चलने वाली है। तो ये अनसुपरवाइज्ड प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी बेस्ड है, मेंटेनेंस ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ पे करनी होती है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे थे आप उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। रिहाब प्रोग्राम में आपने एक चीज़ स्टार्ट किया, अब उसको कंटिन्यू करेंगे ना, और रिहाब प्रोग्राम के बाद आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया फिर से पुराने रूटीन की तरफ आके। तो जो लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ है उसको आपने कंटिन्यू करना है। देन फेज़ 4 में क्या होता है, इंप्रूवमेंट आती है आपकी फंक्शनल कैपेसिटी में, साइकोलॉजिकली बंदा अडेप्ट कर जाता है क्रोनिक डिजीज़ के साथ। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूस रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करने के लिए उसको अपने बिहेवियरल चेंजेस करना ज़रूरी है। अब ये एक फजूल सी बात उन्होंने कही है कि पेशेंट और फैमिली के लिए क्या चीज़ें चैलेंजिंग थी, ठीक है, कि भाई उनकी भी सिचुएशन समझो कि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के फेस करके आए, ठीक है, क्रोनिक इलनेस है। चलें आप जहन में रखें पेशेंट के लिए क्या चीज़ें मुश्किल, उसने क्या मुश्किलें फेस की हैं, पता नहीं है ये क्यों लिख देते हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, तो फ्राइटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट उसने फेस किया है, ठीक है। क्रोनिक इलनेस जो है अब उसको है, उसको पता है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि भैया मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम, मुझे एक बीमारी है, मुझे मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, सिम्टम्स वगैरह उसको आने लग गए हैं। फिर उसको होगा घर वालों को के लिए उसको डर पड़ा हुआ है, ठीक है। घर वालों को ये कि हमारा एक बंदा, अस्तगफिरुल्लाह, तो हमारा जो पार्टनर है वो लॉस हो जाएगा, तो थ्रेट। बाकी घर वालों को ये टेंशन, अब भाई खाना पीना किधर से, एम्प्लॉयमेंट हमारे इफेक्ट होगी, रोज़ी रोटी, अगर सरबराह को कुछ हो गया, फ़र्ज़ करें अगर सरबराह को हुआ है तो सरबराह को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स उस बंदे को आ रहे हैं, इसलिए थर्ड जो इम्पोर्टेंस है। और बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, अब घर वाले उसको डिफरेंटली लाइक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाती हैं, स्मोकिंग अगर उसने छोड़ने पहले करता था, मुश्किल है ना उसके, तो ये सारे चैलेंजेस हैं पेशेंट के लिए, पर फैमिली के लिए भी। उसके बाद कार्डियक रिहैब प्रोग्राम डिलीवर जब आपने करना है तो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, वेन्यू आप उसका घर हो सकता है, कम्युनिटी क्लिनिक्स कुछ भी आप हो सकते हैं। मिक्सिंग अप ऑफ ऑल फोर्स फेजेस टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअलाइज पैकेज ऑफ केयर, फजूल बात। उसके बाद सैम्पल कार्डियक रिहैबिलिटेशन मेन्यू उन्होंने बताया है कि जो बंदे रिहैब कराते हैं ना उनके लिए उन्होंने सैम्पल दिखाया है कि ये एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से बंदे, ये बहुत फजूल है, यकीन करें पढ़ने की मेरा दिल नहीं कर रहा है, इसको नहीं आएगा इंशाल्लाह पेपर। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।